मेरी तरह घूरता है, लंबा जाएगा। दाऊद इब्राहिम की तरह कास्ट किया जा रहा है, डर नहीं लगा था थोड़ा? क्या धुरंधर 3 आने का भी कोई चांस बन रहा है? बहुत बड़ा तबका कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है। हालात का आईना दिखाती हुई ये फिल्म है। कोई भी फिल्म कोई बनाएगा ही नहीं, फिर किस चीज़ पे फिल्म बनेगी? आप उसको प्रोपेगेंडा कह के क्या कहना चाह रहे हैं? कितना सच है और कहाँ से मूवी जो है वो फिक्शन में चली जाती है, ये लाइन बहुत ब्लर है। इसको डॉक्यूमेंट्री या रियलिटी चैनल की तरह मत देखिए भाई। आदित्य घर कैसे है? मैं पहले दिन देखने जाने वाला था, लेकिन फिर जब पता चला कि मैं हूँ ही नहीं उसमें, मैंने कहा यार। लेकिन एक बात बताऊँ, उससे पहले भी मेरे 2-3 शॉट लगे हुए हैं फिल्म में, लोग पकड़ नहीं पाए। मैं कुछ सोचूं, लेकिन इंटरनेट पे कुछ और वायरल है कि हाफिज सईद है, कि ओसामा बिन लादेन है, या कोई और ही है। अब पता चल रहा है आपको कि कहाँ से इतनी चैटिंग हो रही है। थिएटर एक्टर्स को थोड़ा टाइम लगता है सिनेमा के मीडियम को समझने में। इस तरीके का टेंशन, इस तरीके की फीलिंग आज तक कभी मुझे हुई नहीं। करते करते आपको इंतज़ार होने लगता है कि कभी तो कुछ ऐसा हो कि बीच में जो बैटन चेंज होती है लोगों के हाथों में, उनका भी योगदान होता है। तो आपका सर डर था कि ऐसे मल्टी स्टारर फिल्म में आप कहीं छुप जाएंगे? उसकी टिकट ही नहीं मिल रही है और मैं उसमें काम करने वाला एक्टर हूँ। 1.5 साल में आप लोगों ने 8 घंटे की फिल्म शूट कर दी। याद मिलाता हूँ, मैं सोचता हूँ 4 बार कि कहीं कुछ है तो नहीं इसमें मिला हुआ। दानिश आपको क्यों इससे डर लगेगा? ये निकला कि आई थोड़ा गेस शबात मिलती है मुझे। हाँ, इसीलिए शायद आपको लिया भी गया। शायद मेरे टैलेंट की वजह से लिया गया। वो बड़े साहब जिन्हें देखने के लिए सिनेमा हॉल में सांसें थम गई थी, वो बड़े साहब कौन है ये जानने के लिए सारी दुनिया बेचैन थी। धुरंधर 2 के बड़े साहब आखिर कौन है वो? अब तक तो आपको पता चल गया होगा, दाऊद इब्राहिम। और जिन्होंने इसका रोल निभाया है, आज हम उनको चमकती स्क्रीन से उठाकर अपने स्टूडियो में ले आए हैं। बहुत स्वागत है दानिश जी आपका। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपने शो की ओपनिंग की है। थैंक यू सो मच। दानिश जी, मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल होगा कि इस रोल ने आपको कैसे चुना? इस रोल ने मुझे कैसे चुना? ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है। नहीं, इस रोल ने मुझे ऐसे चुना कि शायद मेरी किस्मत में लिखा था, इसलिए इस रोल ने मुझे चुन लिया। और क्योंकि आपने ये सही कहा कि रोल चुनते हैं एक्टर्स को, एक्टर्स नहीं चुन सकते रोल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। जी। तो बहरहाल मुकेश छाबड़ा साहब इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो वो ढूंढ रहे होंगे सूटेबल एक्टर इस कैरेक्टर के लिए। उनके ऑफिस से मेरे पास भी कॉल आया, तरह तरह की जानकारियाँ मुझसे ली गई, मेरी हाइट, मेरा फिज़िकल फ़िलहाल कंडीशन क्या है, कैसे, मतलब मोटा हूँ, पतला हूँ, वेट वगैरह क्या है। ये सब फ़ोन से? मैसेज के थ्रू। हाँ। अच्छा। तो हमने कहा इतनी ज़्यादा इंक्वायरी फिज़िक को लेके क्यों हो रही, समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर 2-3 दिन बाद फिर फ़ोटोग्राफ कुछ लेटेस्ट हो वो बता दीजिए, वो दिया मैंने। ये सब करते कराते फिर करीब हफ्ता 10 दिन बीत गया था और एक दिन ये पता चला कि वो मुझे दाऊद के लिए कंसीडर कर रहे हैं, पूछ रहे थे कि वुड यू बी इंटरेस्टेड। मैंने कहा इतना स्ट्रॉन्ग रोल है, इसके लिए तो सोचना भी एक मतलब कैसे कोई दोबारा सोच सकता है। तो पहले ही बाद में मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगा। इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कोई भी एक्टर इस तरह के रोल करने के लिए तो एकदम ललायत रहता है। बिल्कुल, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़ होती है ये। करेक्ट। तो और ऐसा कैरेक्टर किसी भी फिल्म में है तो किसी न किसी इंपॉर्टेंट भूमिका में होगा, क्योंकि पहले स्क्रिप्ट शेयर नहीं की गई थी उस वक्त और ये कहा गया था कि स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, बट ये कैरेक्टर है और ये डेट्स हो सकती हैं और डिटेल्स जो है व्हेन वी आर क्लोजर टू द डेट तब आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो ऐसे इस रोल ने मुझे चुन लिया। तो जब आपको पता चला कि आपको धुरंधर में दाऊद इब्राहिम की तरह कास्ट किया जा रहा है, डर नहीं लगा था थोड़ा? नहीं, डर तो नहीं लगा, क्योंकि कैरेक्टर होता है और मैं एक अभिनेता होने के नाते मेरे पास जो भी कैरेक्टर आएगा, ऑफ़र किया जाएगा, मैं उसे करूँगा। वो मेरा धर्म है, वो मेरा काम है और मैं काम को काम की तरह ही लूँगा। डर की इसमें कोई बात ही नहीं मैंने देखी, तो मैंने किया उसको। अच्छा, जब धुरंधर 1 रिलीज़ हो गई थी ना, तो सबके मन में एक चीज़ आ रही थी कि बड़े साहब कौन है। जैसे एक बार चला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे कुछ सस्पेंस आ जाते हैं, वैसे इसमें आया था। सब पूछ रहे थे कि बड़े साहब कौन है। किसी को लग रहा था कि शायद हाफिज सईद हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकता है। दाऊद इब्राहिम पे भी नज़र थी, पर
आपको इसका अंदाज़ा था कि दाऊद इब्राहिम आप हैं, ये तो आपने बताया, बड़े साहब के बारे में अंदाज़ा था? बिल्कुल भी नहीं था, और ये भी नहीं पता था मुझे कि फिल्म में और कौन कौन क्या क्या किरदार है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, स्क्रिप्ट जब हम लोग शूट के एकदम करीब पहुंच गए तब मिली। हाँ। स्क्रिप्ट पे काम चल ही रहा था, कई बार मैंने मांगने की कोशिश की, लेकिन वो जब काम चल रहा है तो वो कैसे आपसे शेयर किया जाए। और कुछ ऐसी बातें भी थी जो स्क्रिप्ट की और फिल्म की बेहतरी के लिए वो सारे एक्टरों से नहीं शेयर की जाती थी, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल स्क्रिप्ट थी और उसको रिस्पेक्ट किया सारे एक्टर्स ने। और ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये चीज़ें बहुत पहले पब्लिक डोमेन में आ जाती तो, और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी चीज़ कहीं से भी लीक हो जाती और है, तुरंत वायरल हो जाती है। तुरंत वायरल हो जाती है, तो सारा मज़ा फिल्म का किरकिरा हो जाता। किरकिरा हो जाता। तो नहीं पता था। फिर लेकिन जब 1 रिलीज़ हुई और मैं थोड़ा मायूस हुआ जब रिलीज़ हुई। इसलिए मायूस हुआ, पूछिए क्यों हुआ? क्योंकि उसमें आपका कोई सीन हम नहीं था। थे नहीं। मैं पहले दिन देखने जाने वाला था, लेकिन फिर जब पता चला कि मैं हूँ ही नहीं उसमें, मैंने कहा यार उड़ा ही दिया गया सीन मेरा तो। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि इसका पार्ट 2 भी बन रहा है, मतलब पार्ट 2 में भी है। पहले दिन तो इतनी हवा उड़ी नहीं कि पार्ट 1 पार्ट 2, दूसरे दिन और तीसरे चौथे दिन जाके ये बड़े साहब वाली थ्योरी वायरल होना शुरू हुई कि सब कुछ को तो क्लियर है, लेकिन ये बड़े साहब कौन है जो लिस्ट में है उनके, और इवन हमज़ा भी नहीं जानता कि बड़े साहब कौन है। तब मेरे ज्ञान चक्षु थोड़ा खुलने शुरू हुए कि ये क्या क्या हो सकता है। मैं कुछ सोचूं, लेकिन इंटरनेट पे कुछ और वायरल है कि हाफिज़ सईद है, कि ओसामा बिन लादेन है, या कोई और ही है। तो मेरे दिमाग में भी डाउट आया, क्योंकि बड़े साहब दाऊद ये स्क्रिप्ट में कहीं क्लियर नहीं था मुझको मेरे सीन्स में। लेकिन हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सेकेंड की रिलीज़ के करीब हम पहुँचे, मुझे कहीं ना कहीं यकीन हो गया कि मैं ही हूँ बड़े साहब। फिर मेरे पास इंटरनेट पे इतने सारे, मेरे पास इंस्टा पे और तरह तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे, यू आर प्लेइंग दिस ब्रो, आई मीन आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू डू जस्टिस और नॉट, आई मीन यू आर आई डोंट नो, मतलब इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। ऐसे लोग बोल रहे थे, ये भी कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर, मतलब इस तरह से वो मैसेज थे कि मैं अगर लाइक कर दूं या कुछ रिएक्ट कर दूं, वो प्रोवोकेटिव मैसेजेस भी थे कि मैं कुछ बोल दूं, कुछ तो निकले, मतलब हाँ, सस्पेंस जो बना हुआ है कहीं से तो कुछ लीक हो, कहीं से तो कुछ लीक हो। तो लेकिन बहुत अपने आप को होल्ड बैक करके मतलब बहुत ही ज़्यादा जब्त करना पड़ा। और फिर जब रिलीज़ हुई और क्या रिस्पॉन्स है, मैं क्या ही बोलूँ, अब आपके सामने है सब कुछ। कैसा लग रहा है? अद्भुत है, क्योंकि इस तरीके का अटेंशन, इस तरीके की फीलिंग आज तक कभी मुझे हुई नहीं। बहुत सालों से अभिनय कर रहा हूँ, थिएटर करता था, कर भी रहा हूँ थिएटर, फिल्में भी कर रखी हैं, लेकिन वो होता है ना कि करते करते आपको इंतज़ार होने लगता है कि कभी तो कुछ ऐसा हो कि वो एक मोमेंट हो जहाँ आपको बताना ना पड़े कि मैं कौन हूँ, अपने आप चीज़ें होना शुरू हो। तो पता नहीं अपने आप चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, आई डोंट नो, वो तो अभी भी दिल्ली दूर है जब तक कि नहीं, अब दिल्ली काफ़ी पास आ गए, अब दिल्ली में आ गए हैं। मगर ये है कि जो प्यार दर्शकों से मिल रहा है, आप लोगों से जो मिल रहा है, जो जर्नलिस्ट्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ये नोटिस ना किया हो कि कितनी मेहनत लगी है इस कैरेक्टर को करने में। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने इस अभिनय वाले जीवन काल में मैं कह सकता हूँ कि एक मेरे लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और यादें रहेंगी मेरे जीवन भर। बहुत अच्छा लगता है। जब आपने थिएटर में एंट्री की थी आज से लगभग 30 साल पहले, लोग अक्सर समझते हैं कि दानिश जी का जो करियर है वो 30 साल पहले शुरू हुआ है फिल्मों से, पर ऐसा नहीं है। जितना मैंने पढ़ा है 20 साल पहले फिल्मों से शुरू हुआ है और 30 साल पहले थिएटर से। जब आप थिएटर में आए थे, क्या सपने लेकर आए थे, और क्या वो सपने लग रहा है कि इतने सालों बाद सही लेकिन अब पूरे हो रहे हैं? मेरे घर में थोड़ा थिएटर का और कला संस्कृति का माहौल था। अच्छा जी, मेरी माँ जो है वो थिएटर पढ़ाती थी। ओके जी, वो प्रोफेसर थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अच्छा, तो उर्दू विभाग में वो नाटक पढ़ाती थी, ड्रामा जिसे कहते हैं। यानी दानिश जी के खून में ही थिएटर और एक्टिंग भरी पड़ी है। अब पता चल रहा है आपको कि कहाँ से इतनी अच्छी एक्टिंग हो रही है। लिटरेचर में जैसे पढ़ाते ना ड्रामा, तो लिटरेचर पढ़ाती थी, लेकिन वहाँ इलाहाबाद में वो जुड़ी भी हुई थी रंगकर्म से। तो मेरे घर में, मैं छोटा था, बहुत ही छोटा, आते रहते थे डायरेक्टर्स जो इलाहाबाद में
प्ले करते थे, और नाटकों में लड़कियों का मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो मम्मी जो है स्टूडेंट्स को सिखाती थी कि भाई करो थिएटर, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, ये वो सब मैं देखता था। मेरी बहनों का भी दिलचस्पी थी थिएटर में, तो बड़ी बहन किया करती थी। एनीवे, मैं उन डायरेक्टर्स के पीछे पड़ा रहता था कि आपके प्ले में बच्चे का कोई रोल होगा। बचपन से ही? अरे अंकल मुझे भी एक रोल दे दीजिए। और बच्चों के रोल होते नहीं है जल्दी, अनलेस अनटिल आप इडिपस कर रहे हो तो एंटीगनी और जो छोटी वाली है एक और बेटी, मतलब बहुत इक्का दुक्का कहीं होगा। तो मैं हमेशा मायूस रहता था कि मुझे कभी एक्टिंग करने को मिलेगी नहीं, मैं कर रही। लेकिन हाँ, छोटा मोटा अपने घर में ही कहानियों को नाट्य रूप देकर, जो हमारे यहाँ हाउस हेल्प वाले लोग होते थे उनके बच्चों के साथ मिलके मैं कुछ ना कुछ आजमाइश करता रहता था। बड़ा मज़ा आता था। वो वहीं से अंकुरित हुआ है ये सब जो कुछ मैं कर रहा हूँ बड़ा होके। तो वो किया मैंने, करते करते फिर उसके बाद 1994 में मुझको ये अवसर मिला कि मैं नाटक करूँ, और मैं इलाहाबाद में आकाशवाणी से भी जुड़ा रहा। अच्छा जी, तो वहाँ युवावाणी है, और चित्रकूट मेले में रामायण मेला लगता है एक, तो वहाँ पे नौटंकी हुआ करती थी, तो हम लोग जाया करते उस नौटंकी में ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। देखने या करने? करने भाई, अरे वाह! करने। तो धार्मिक विषयों पर नौटंकी हुआ करती थी, तो बड़ा ज़बरदस्त अनुभव होता था वहाँ पे। तो फोक तरीके से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सीरियस नोट पे लेता चला गया, और एनएसडी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। मैंने फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक किया, फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ पढ़ाई करी, स्कॉलरशिप हो गई थी मुझे। तो मतलब फिर पढ़ाई लिखाई भी चलती रही, नाट्य से जुड़ी हुई, और मैं प्रैक्टिस भी करता रहा। फिल्मों में बहुत सीरियसली कभी मैं था नहीं, नाटक में मैं ज़्यादा था, रंगमंच से ज़्यादा जुड़ाव था मेरा। तो पता नहीं, फिर ये पिछले कुछ 4-5 सालों से जब कोविड हुआ, उस वक्त तो ये एक तरह से ओटीटी की सुनामी आई। बिल्कुल। और हम जैसे जो बिल में घुसे हुए एक्टर थे उनको मौका मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके फिर इस तरफ झुकाव ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी मिले। जब तक प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे नहीं, जब तक आपको काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो आप कहाँ अपनी कला दिखा पाएंगे, क्यों करेंगे। तो थिएटर में मैं सेटिस्फाइड था, अभी भी थिएटर करता रहता हूँ। तो बस, लेकिन इधर करके कोविड के बाद से जब ये ओटीटी और वेब सीरीज़ और इस तरीके की मीनिंगफुल सिनेमा का थोड़ा ज़्यादा होने लगा, तो मैं सिनेमा से ज़्यादा जुड़ गया, और आपने इधर 4-5 अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे देखे खटाखट। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं आगे अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखेंगे। आपने बात की ना, आप थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं और आपने बहुत साल किया। जब एक थिएटर आर्टिस्ट कैमरे के सामने आता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि दोनों की एक्टिंग थोड़ी अलग होती है, कैमरे के सामने वाली और थिएटर वाली, तो जब एक थिएटर आर्टिस्ट कैमरे के सामने आए तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, या फिर कितना अपने आप को कंट्रोल करना होता है, ऐसा कुछ? असल में थिएटर में क्या होता है कि हम बहुत स्वतंत्र होते हैं, हम हर चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, थोड़े लाउड हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि ऑडियंस बहुत दूर होती है और कोई ऐसा फ्रेम तो होता नहीं है, तो आप बड़ा करते हैं, बड़ा करना वहाँ की आवश्यकता है। पर यहाँ क्या, कैमरा आ जाता है तो आप कुछ ना भी करें, कैमरा आपकी आंखों के अंदर घुस के सारी चीज़ें देखने लग जाता है। बिल्कुल। तो बस उसी को एक बैलेंस करने में थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है। अगर आप बैलेंस हैं तो वो चीज़ें कैमरा आपको अच्छी तरीके से कैप्चर करेगा। इसलिए थिएटर एक्टर्स को थोड़ा टाइम लगता है सिनेमा के मीडियम को समझने में, टेक्निकलिटीज़ को। मगर हाँ, एक ये चीज़ तो होती है कि आपकी ज़मीन बहुत पक्की बनी हुई होती है, अभिनय से जुड़ी हुई, तो वहाँ पे आप नहीं डगमगाते हैं। पर हाँ, टेक्निकलिटीज़ थोड़ा अलग है एक्टिंग की, आपने सही कहा, फिल्म की अलग है और थिएटर की अलग है, कंट्रोल करनी पड़ती है थोड़ी सी। हाँ, थोड़ा सा आपको सहज ज़्यादा होना पड़ता है। अब हम आते हैं वापस धुरंधर पर। आदित्य धर से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी मुंबई में, जब हम लोग ऑफिस में मीटिंग वगैरह कर रहे थे, इसी के प्रोसेस से रिलेटेड, कैरेक्टर क्या होगा, कैसा होगा। फिर उसके बाद
हम लोग सेट पे मिले। जब सेट से पहले मिले एक दिन, जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली क्या बॉडी है इस कैरेक्टर की, क्या बीमारी है, ये सब मेरे सवाल थे बहुत सारे। तो मैंने उनसे फिर पूछा वहाँ पे बैठ के, रणवीर जी भी थे, तो हम लोग रीडिंग कर रहे थे सारी सीन को, कैसे प्ले आउट करेंगे, क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को डिटेलिंग में एनालाइज कर रहे थे। देन दूसरे दिन शूट था, सुबह हम लोग शुरू हो गए। आदित्य धर कैसे हैं दानिश जी? उनकी काम करने का तरीका कैसा है? जैसे लोग कहते हैं ना कि हर डायरेक्टर का काम करने का तरीका अलग होता है। इवन आप भी एक डायरेक्टर हैं, आपने साधु नाम की एक फीचर फिल्म बनाई हुई थी। कैसे हैं आदित्य धर काम करने में? बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सहज और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड। उनकी उम्र इतनी कम है, इतने यंग है, लेकिन आप एक तो जब वो आपसे सेट के अलावा कहीं मिलेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बहुत ही प्यारा सा आदमी आपसे मिल रहा है, और जब सेट पे मिलेंगे तो आपको लगेगा एक कोई बहुत ही मैच्योर और अनुभवी व्यक्ति आपसे मिल रहा है। तो वो अपने प्रोफेशन को अपने व्यक्तिगत जीवन को मिलाते नहीं हैं, वो बड़ा कमाल का बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन इतनी आपके अंदर स्वाभाविक रूप से एक रिस्पेक्ट आ जाती है आपके डायरेक्टर के लिए। जैसे ही आप देखते हैं कि कितना क्रिएटिव जीनियस है ये व्यक्ति, ऐसी फिल्म 7 घंटे की शूटिंग, 7 साढ़े 7 घंटे दोनों फिल्में मिला दीजिए आप। हाँ। 1.5 साल में। बिल्कुल, वही तो मैं भी सोच रही थी कि 1.5 साल में आप लोगों ने 8 घंटे की फिल्म शूट कर दी, वो भी कई चॉपिंग के बाद। और सब कुछ है उसमें, सब कुछ है, क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक कमरे में शूट हुई हो? नहीं है ना। और उसके बावजूद लोग कह नहीं रहे आजकल सोशल मीडिया पे कि पीक डिटेलिंग। कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कहीं कोई। और सेट पे वो इतना रिलैक्स रहते थे, क्योंकि अगर डायरेक्टर पैनिक करता है तो एक्टर भी पैनिक करना शुरू कर जाता है। सही बात। इसीलिए ये जो मेरे सीन्स ज़्यादा शूट हुए हैं उसमें वो इतना कोऑपरेटिव थे, इतना सेंसिटिव हैं अपने एक्टर्स के प्रति कि कैसे उनको कंफर्ट जोन में रखना है, और जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस होते थे वो आहिस्ता से आपके कान में आके बता के चले जाते हैं, और ऐसा बताते हैं जैसे लगता नहीं कि कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया हो उन्होंने। मतलब डांटते वाटते नहीं थे सेट पे? डांटना वाटना तो भाई कोई सवाल ही नहीं उठता। आप उनको देखिएगा, आपको लगेगा कि व्यक्ति कभी डांट ही नहीं सकता। अब उस दौरान तो कभी मैंने नहीं सुना। आप कहीं और डांटा हो तो बात अलग है। हाँ। लेकिन हाँ, इंसान है तो गुस्सा भी उस इंसान को आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, व्यक्ति वही विशेष होता है जो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर ले। और आदित्य सर जो है वो एक अद्भुत इंसान है, और बहुत ही अद्भुत डायरेक्टर तो है ही वो। आदित्य धर ने जो अभी ये धुरंधर बनाई है उस पर एक बहुत सवाल भी उठ रहा है, बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं, मतलब 1000 करोड़ क्रॉस हो गई है मूवी वर्ल्ड वाइड। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत बड़ा तबका कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है। इसमें सिर्फ दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को हाईलाइट करके उनके एक्चुअल विजुअल्स लगा के। आपको लगता है ये प्रोपेगेंडा है या एक बस फीचर फिल्म? हर दौर में फिल्में बनी है, और सिनेमा और थिएटर समाज का आईना कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। सिनेमा थोड़ा ज़्यादा बड़ा आईना होता है, क्योंकि सिनेमा रियलिस्टिक होता है। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड कर सकता हूँ, लेकिन ये रियलिटी मुझे जो समझ में आती है अपनी बुद्धि के अनुसार, वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हर समय काल में फिल्में बनी हैं, और ऐसी भी फिल्में बनती आई हैं जिसको इस श्रेणी में लोग डाल देते हैं जिसे प्रोपोगेंडा आप कह रही हैं। ठीक। लेकिन अगर समसामयिक विषयों पर अगर फिल्म बनाना प्रोपोगेंडा हो जाएगा तो फिर तो कोई भी फिल्म कोई बनाएगा ही नहीं। फिर किस चीज़ पे फिल्म बनेगी? आप उसको प्रोपोगेंडा कह के क्या कहना चाह रहे हैं? क्या धुरंधर की कामयाबी से आप श्रेय ले लेना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं? क्या वो फिल्म नहीं है? क्या प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है? इतनी ज़बरदस्त शानदार फिल्म बनी है, अब उसे आप एक नाम दे के उसकी सारी मेहनत आप क्या, मतलब आप देखिए। तो हर समय काल में जो फिल्में बनती रही वो सब क्या व्यर्थ फिल्में हैं? माची जैसी शानदार फिल्म बनी थी अपने समय में, लेकिन तब मैंने देखा था, मैं छोटा था बहुत, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती थी। तो समय काल में जो भी समसामयिक विषय होंगे उस पर फिल्में बनेंगी, और मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी दृष्टि से कोई ऐसा सच प्रोपोगेंडा जिस संकेत में आप कह रही हैं वो है। हालात हैं, हालात का आईना दिखाती हुई ये फिल्म है, लेकिन ये फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि आप इसको डॉक्यूमेंट्री या रियलिटी चैनल की तरह मत देखिए भाई।
न्यूज़ नहीं चल रही है, ये फिक्शन है। और ये उपलब्धि और ये श्रेय आदित्य सर को जाता है कि इतनी बारीकी से फिल्म को बनाया गया है कि लोग वो बारीक लाइन को भूल जाते हैं कि ये फिल्म है। उनको लगता है कि हम सच्चाई देख रहे हैं। नहीं, लोगों का ये कहना ना कि कितना सच है और कहाँ से मूवी जो है वो फिक्शन में चली जाती है, ये लाइन बहुत ब्लर है। हाँ, क्योंकि ब्लर। आपने रियल कैरेक्टर्स उठाए हैं, कुछ इंसिडेंट्स भी रियल उठाए हैं, पर उसमें फिर कुछ चीज़ें ऐसे आपने घुमा फिरा दी हैं कि वो एक पार्टी के लिए सपोर्ट में काम करने लगता है। देखिए, कोई भी चीज़ किसी न किसी तरह से तो देखी ही जाएगी ना। कभी इस गिलास को हम इधर से देखेंगे, हमें कुछ और दिखेगा, आप उधर से देखेंगे कुछ और दिखेगा। अब अदृश्य तो नहीं हो जाएगा। अब लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं फिल्म को, सबका नज़रिया है इस पे। मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूँ कि मैं किसी के नज़रिए पे कोई टिप्पणी करूँ। सब स्वतंत्र हैं देखने के लिए। लेकिन फिल्म बड़ी लाजवाब है। आप इस फिल्म को बनाने वालों से और सभी जो लोग जुड़े हुए हैं और जो दर्शक देखने जा रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, आप वो मेहनत किसी तरीके से धूमिल ना करें तो अच्छा है। बहुत मेहनत लगती है फिल्म बनने में और ज़बरदस्त फिल्म है। फिल्म देखना चाहिए लोगों को और उसकी प्रशंसा करें। अच्छी चीज़ एक देख। कितने सालों बाद तो इस तरह की भीड़ गई है। बिल्कुल सही बात है। मेरा परिवार अभी तक नहीं देख पाया। आज की डेट नोट कर लीजिए आप। अभी तक आपके परिवार को टिकट नहीं मिल पाया? नहीं मतलब मिल रही तो सुबह 8 बजे की मिल रही है या रात 11-12 बजे की मिल रही है। अब वो शोज़ हम लोग के लिए सुविधाजनक नहीं है जाके देखना। तो मिलने को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन जो शो हमारे लिए सुविधाजनक है, दोपहर के जो शोज़ हैं मान लीजिए, उसकी टिकट ही नहीं मिल रही है और मैं उसमें काम करने वाला एक्टर हूँ। मैंने आज अपने एक दोस्त को जो मुझे लगा कि ये संभावित तौर पे किसी एक सिनेमा हॉल में इसका परिचय होगा, उस दोस्त का नाम है अजय। तो मैंने उसको फ़ोन किया और उससे मैंने कहा, भाई यार टिकट का जुगाड़ करा दो। 4 टिकट मिल जाएगा, जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। उसने ताज्जुब किया, मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? मैंने कहा नहीं भाई, सही कह रहा हूँ। देखो अगर वहाँ कोई बातचीत चलो मैं देखता हूँ क्या होता है। तो बहरहाल शायद कल मैं अपने परिवार को सिनेमा दिखा पाने में कामयाब हो जाऊँगा, क्योंकि वो भी बहुत ताज्जुब कर रहे हैं कि आपकी फिल्म है और हम लोग नहीं देख पा रहे। एनीवे, तो ये क्रेज़ है। बिल्कुल, लोग 2-2 3-3 बार देखने जा रहे हैं भाई, क्या कहा जाए। नानी जी, आपकी ना काम की बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा चलते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। जब हम दाऊद की बात करते हैं तो बड़े साहब कब आएंगे, तो जब हुआ कि अब बड़े साहब आ रहे हैं, तो पहले हमें ना एक बूढ़े से बीमार से आदमी को दिखाया गया और तब तक हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा कि ये कौन है। फिर वो सीन थोड़ा ऐसे बड़ा होता है तो पीछे दाऊद इब्राहिम की फ़ोटो लगी होती है। हमें सुनने में आया कि वो फोटो दाऊद इब्राहिम की नहीं है, वो आपकी ही फ़ोटो है। नहीं, सुनने में क्या आया, हमारे मुंह से कहीं आपने सुना होगा। लेकिन एक बात बताऊँ, उससे पहले भी मेरे 2-3 शॉट लगे हुए हैं फिल्म में, लोग पकड़ नहीं पाए। मैं सांस लेता हूँ और टीवी देख रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ, व्हील चेयर पे हूँ, मैं शेव हो रहा है। एनीवे, छोड़िए उसको। तो ये बात आपने एकदम ठीक सुनी है। वो फिल्म, वो जो फ़ोटो लगी हुई है वो फ़ोटो मेरी ही है। उस रूप में भी मेरा मेकअप हुआ और रिक्रिएट किया गया उस फ़ोटो को। और उस फोटोग्राफ को लेने में तकरीबन 2.5-3 घंटे आसपास हम लोग के चले गए। पहले 2-2.5 घंटे का मेकअप हुआ, वो शॉर्ट मेकअप था। मतलब 2-2.5 घंटा मेरे लिए ऐसा हो गया है, कोई कहता है कि सर आधा घंटा लगेगा मेकअप में, आप बैठ जाएंगे। आधा घंटा क्या होता है, मैं तो 6-7 घंटे बैठा मतलब मैं तो प्रोफेशनल मेकअप कराने वाला हो गया। बिठा दो जितनी देर बिठाना है। अब ऐसा हो गया है धुरंधर के बाद। पेशेंस दे दिया उसने आपको, बहुत तगड़ा पेशेंस दे दिया। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, मेरे परिवार वाले जानते हैं ना, हमें कभी वो सब खीरा वीरा लगाया जाता है ना चेहरे पे, कुछ मुझे इरिटेशन होती है, पता नहीं क्यों, अजीब सा होता है कि मैं थोड़ी देर, जैसे जब फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश लगाना, उसको भी मैं चाहता हूँ जल्दी से निकल जाए, इतना मुझे इरिटेशन होती है। तो वो जो समझ लीजिए कि उससे जो मैं गुजरा हूँ, खैर, तो वो पहले 2-2.5 घंटे मेकअप हुआ, फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे उस परफेक्ट एंगल को लेने में लग गया। कभी हाथ नीचे तो कभी ये ऊपर हो रहा है, तो कभी स्पाइन ऐसे है, कभी मूंछें ऐसी हैं, क्या है, मतलब बहुत
टाइम लगा उस फोटोग्राफ को क्लिक करने में। हाँ, तो वो फ़ोटो जो लगी है उसमें मैं ही हूँ। मैं आपको बताऊं दानिश जी, अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आपको भी बताना चाहूँगी, इनके बात करते वक्त एक वो सीन आया अभी जब वो बता रहे थे, मुझे सच में लगा दाऊद बैठे हुए हैं। अगर चश्मा लगा ले तो लग जाएगा कि वो बैठे हुए हैं। आपकी थोड़ा शबात मिलती है मेरी। हाँ, इसीलिए शायद आपको लिया भी इसीलिए गया। शायद नहीं, शायद मेरे टैलेंट की वजह से लिया मतलब 50-50 है। नहीं, देखिए क्या होता है कि फिजिकल थोड़ा सा तो क्लोज होना चाहिए ना, जिसके ऊपर आप कर पाएंगे। बिल्कुल। अब बहुत मोटे आदमी को आप पतला नहीं बना सकते, बहुत पतले आदमी को मोटा बनाया जा सकता है, लेकिन फिर वो लगता है कि अलग से चीज़ें लगाई गई हैं। हाँ, मगर ये जो सीन है बुजुर्गियत वाला, वो जो बीमारी वाला, इट्स अ टफ थिंग टू क्रैक। उसमें कोई लुक से लेना देना नहीं, वो तो अलग ही चीज़ है ना पूरी। तो वहाँ पे तो सारी मेहनत क्राफ्ट की है, टैलेंट की है। मज़ा आया उसको करके। मैं थोड़ा सा आपसे ये इसके बारे में पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम जब दाऊद इब्राहिम को सोचते तो हमें एक वही फ़ोटो याद आती है, कैसे ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, ब्लैक कलर का चश्मा है, ऐसे मूछें हैं। लेकिन उस सीन में जब हमने देखा कि वो बूढ़ा हो चुका है तो हमें एक चीज़ हिट हुई कि भाई वो भी तो बूढ़ा हो रहा होगा, लेकिन वो बीमार है। ये चीज़ पूरी एक तरीके से फिक्शन है, सोची समझी है, या फिर कुछ ऐसा इंटेल मिला हुआ है? देखिए, अगर इंटेल मिला भी होगा तो वो उस चीज़ की जानकारी हमें नहीं है। और व्यक्ति जब उम्र होती है तो बीमारियां तो होती ही हैं। अब ये सारी डिटेल जो है वो फिक्शनल है कि एक्चुअल है, इसका सही जवाब तो मैं दे पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझको इसकी जानकारी नहीं है। पर हाँ, उसका ये लुक है, वो इतना बीमार है, ये मेरी एज एन एक्टर मुझको ब्रीफिंग थी, तो मैंने उसको फॉलो किया और उसे करने की कोशिश करी। जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी तो आपके मन में ये डर था कि क्योंकि आपका सीन बहुत लंबा नहीं है, तो आपका ऐसा डर था कि ऐसे मल्टी स्टारर फिल्म में आप कहीं छुप जाएंगे? हाँ, मुझे ये डर नहीं था। मुझे ये डर अलबत्ता था कि पता नहीं मैंने कैसा किया। अच्छा। ये मुझे कभी भी डर नहीं होता, चाहे मैं एक सीन में हूँ, चाहे 10 सीन में हूँ। आप अपना काम करिए, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, इसको सोचने से फ़ायदा क्या है। एक्चुअली फिल्म जो होती है वो डायरेक्टर की होती है। मेरा अपना ये मानना है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, कि हर किरदार का अपना एक दायरा होता है, अपना एक रोल होता है उस पूरी कहानी में। तो जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो जितना दिखाना चाहते हैं उस कहानी में उस किरदार को, वो दिखाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, लोग पूरी फिल्म शूट करते हैं, कहीं वो रहते ही नहीं फिल्म में जब फिल्म रिलीज़ होती है, चॉप हो जाती है चीज़ें। हाँ, तो बड़ा बुरा लगता है एक्टर को कि ऐसा हो गया। मगर हो सकता है एडिट होने के बाद वो उस वक्त लिखते हुए कहानी में आपको लगा कि हाँ, ये किरदार चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडिट पे हो सकता है कि देखते हुए फिल्म में लगे कि बगैर इसके भी फिल्म और ज़्यादा फिल्म सॉल्व हो रहा है, जो कहानी कहना चाह रहा है, हटा दिया जाता है। तो मुझे उसको लेके दिक्कत नहीं थी, मुझे ये था कि हाँ, जिसको जितना दिखाना होगा उतना वो दिखाएंगे। और धुरंधर की ये खासियत है कि इसमें आपको कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, एक्टर्स नहीं दिखाई देते। True. हमजा दिखाई देंगे आपको, रणवीर साहब नहीं दिखाई देंगे। ये क्रेडिट दोनों पक्षों को जाता है, एक तो डायरेक्टर को और दूसरा रणवीर जी को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि वो पात्र ही दिखाई दे रहा है। कहीं पे ये नहीं दिखता कि रणवीर जी किसी दूसरी फिल्म की छाबात लेकर आए हों। बहुत फिल्में वो कर चुके हैं, मेन रोल करते हैं, स्टार हैं, और वो स्टार वालापन भी आपको नहीं नज़र आएगा कैरेक्टर करते हुए। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है कि उनके एक्टिंग की जो कमाल है वो दिखाई देता है। और ये भी आदित्य सर ने ध्यान दिया कि सीन को मतलब ये ना हो कि सिर्फ एक ही इंसान पे फोकस है। उन्होंने बहुत अच्छे से एडिट हुआ है पूरी फिल्म। ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि जो भी देख रहे हैं ना, उनका ये कहना है कि हर कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि कोई भी एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं कर रहे, सब अपना अपना शाइन कर रहे हैं। यही एक खूबसूरती है जो धुरंधर की खासियत है, और धुरंधर को इतना पॉपुलर बना रही है। धुरंधर के साथ साथ हम जैसे एक्टरों को भी पॉपुलर बना रही, क्योंकि पात्र दिखाई दे रहे हैं ना। जब पात्र दिखेंगे तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। तो हम लोग हो सकता है यहाँ से और भी लोग इस बात को समझें, और भविष्य में जो फिल्में बने उसमें भी पात्र नज़र आएँ ज़्यादा। सिर्फ हीरो सेंट्रिक मूवीज़ ना हो, हीरो से देखिए,
स्टोरी में हीरो अगर हीरो है, हीरो दिखेगा, मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए, होता भी है। पर और भी जो पात्र हैं उनकी भी तो अपनी एक कहानी है उस कहानी में, तो शायद वो भी इम्पोर्टेंट होती है उस फिल्म को, उस कहानी को शाहकार बनाने में। रिले रेस जब होती है, उस रिले रेस में ऐसा नहीं होता कि जो इसने बैटन लेके शुरुआत करी उसने रेस जिताई, या जिसने एंड किया उसने रेस जिताई। बीच में जो बैटन एक्सचेंज होती है लोगों के हाथों में, उनका भी योगदान होता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। दानिश जी, जब आप दाऊद इब्राहिम का रोल आपको मिला तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ की हो रही थी, फिर आपने प्रैक्टिस कैसे की उस सीन को या फिर उस कैरेक्टर को निभाने के लिए? प्रैक्टिस तो नहीं करी मैंने, सही बताऊं तो। हाँ, मेंटल प्रैक्टिस ज़रूर करी, दिमागी रूप से। ये क्या मतलब दिमागी रूप से ये कि ख़ास कैरेक्टर है वो ऐसा नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, डे टू डे लाइफ वाला। एक किरदार जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है अपने आतंक से, अपने खौफ से, और वो बेड पे लेटा हुआ है और बेड पे भी लेट के शांत नहीं है, तब भी वो दिमाग से सब कुछ चलाने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या होगा, व्यक्ति की साइकोलॉजी क्या होगी, वो कितना गहरा किरदार होगा, कैसे वो बोलेगा, कैसे वो हिलेगा, कैसे वो देखेगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं सोच रहा था, प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर शायद प्रैक्टिस करता तो वो बड़ा नकली सा लगने लगता। तो मैं आई वॉज गिविंग माई सेल्फ दैट जोन, दैट टाइम। कभी कभी मैं बिहेव करता था उसी तरीके से घर में, या किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको नहीं बताऊँगा। जी। शूटिंग की कोई एक ऐसी स्टोरी बताइए ना जो आपको हमेशा याद रहेगी। मैं यही बात, बड़ी प्यारी सी एक बात है कि सेट पे सब बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, और सब एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे, तो मेरा चूँकि इतना हैवी मेकअप, और मैं न तेज़ चल पाऊँ, न तेज़ बोल पाऊँ, न तेज़ मुड़ पाऊँ, नहीं खा पाऊँ तो आदित्य सर बार बार बीच में आके पूछते, सर आप कुछ खाएंगे? मैंने, सर आप पूछिए मत, मैं कुछ खा नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं खा सकते? तो नहीं सर, लिक्विड, ओनली लिक्विड। अच्छा, तो आप कुछ पिएंगे? हमने, नहीं सर, अभी ये हो जाएगा, अभी 1-2 घंटे में हो जाएगा। फिर वो 1-2 घंटे करते काफ़ी समय निकला, लेकिन आपका डायरेक्टर आपके लिए इतना संवेदनशील है, इतनी चिंता कर रहा है, ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ें बड़ी मेरी याद में है, स्मृति में है, उनके लिए हमेशा मेरे दिल में इज्जत है और रहेगी। धुरंधर 1 सुपर हिट गई, ब्लॉकबस्टर हिट गई, धुरंधर 2 को इतना प्यार मिल रहा है, क्या धुरंधर 3 आने का भी कोई चांस बन रहा है? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं आपको मायूस करूंगा ये बोल के कि मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब अगर आदित्य सर ने सोच रखा होगा तो उसको आने से कोई रोक नहीं सकता, और उन्होंने अगर नहीं सोचा होगा तो उसे कोई ला नहीं सकता। पहले वैसे देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम अभी भी बचे हुए हैं, और दाऊद इब्राहिम को डराने के लिए मेरे पास कुछ हथियार मैं लेके आई हूँ। क्या? अरे भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब डर लग रहा है आपको? अब मैं किसी से भी हाथ मिलाता हूँ, मैं सोचता हूँ 4 बार कि कहीं कुछ है तो नहीं इसमें मिला हुआ, या इसको खोल के निकालिए तब पता चलेगा ज़्यादा। तो अगर हम बात करें, आपको, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो देखिए, तब आपको पता चलेगा इसका रेफरेंस क्या है और दानिश साहब को क्यों इससे डर लगेगा। ये निकल रहा है। एक चीज़ है जो मेरे दिल को दहला देती है, और जिसकी वजह से मैं इस फिल्म में जो हूँ वो हूँ। इसी की वजह से अभी तक ये बीमार भी हैं, और इसी की वजह से अभी तक इस फिल्म में इनका कैरेक्टर खत्म भी नहीं हुआ है। तो दानिश जी, मेरा आपसे अब कुछ आखिरी सवाल रहेगा। दानिश इकबाल को अगर कोई एक कैरेक्टर ऐसा हो जो उस पूरे फिल्म में बहुत पसंद आया अपने अलावा, हाँ, वो कौन सा है? एक कैसे कह दूं मैं? आप तो ऐसी डिप्लोमेसी नहीं, यहाँ पे डिप्लोमेसी नहीं, आप बताओ, आप बोलो, आपसे पूछूं एक कैरेक्टर बताइए। हाँ। तो एक तो नहीं होगा ना, 3-4 सभी तो अच्छे लग रहे हैं, कोई हाँ। पर आपका फेवरेट कोई? अरे मुझको तो आप किसको कहिएगा? किसी का कुछ बहुत अच्छा है, किसी सीन में ओवरशाइन है, किसी
किसी सीन में, क्योंकि देखिए हर कैरेक्टर हर सीन को बड़ा करे ये ज़रूरी नहीं होता है, कहानी के हिसाब से वो अपना किरदार बनता है। अब रणवीर जी को हम तो छोड़ ही दें क्योंकि पूरी फिल्म में वो धुरंधर हैं, एकदम तहलका मचाया हुआ है उन्होंने। अब अर्जुन रामपाल सर लास्ट सीन में क्या कमाल का खेल करके गए हैं। संजय दत्त सर पूरे में ही ऐसा रिलैक्स एक्टिंग की है कि कसम से हेड्स ऑफ। माधवन जी, मतलब यू नो, और फिर किसी का भी नाम लीजिए आप, एवरीवन इज़ लाइक एप्ट, सब ने बहुत अच्छे से किया, इसलिए सभी फेवरेट है, इसलिए पूरी फिल्म फेवरेट है। दानिश जी की जो धुरंधर 2 का कैरेक्टर आपने निभाया है वो आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल रहा है? ऐसे बदल रहा है कि देखिए आप यहाँ मुझसे बात कर रही हैं और लोग तवज्जो दे रहे हैं, लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं मेरे बारे में, तो लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास है। आप जब तक गुमनाम है तब तक आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। जहाँ आप चिन्हित कर लिए जाते हैं वहाँ से आपसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो अब उस उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, और आप सबका प्यार और दुआ ऐसे ही मिलती रहे ताकि मैं आगे और अच्छा काम कर सकूँ। क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत तारीफ हो रही है? बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई तो यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि मैंने वो कैरेक्टर किया है। हाँ। वो तो भला हुआ आप लोगों का कि उस फोटो के साथ मेरी फ़ोटो लगाई जा रही है। हाँ। ताकि लोग यकीन कर लें कि हाँ इस आदमी ने ये किया। फिर और यकीन नहीं हो रहा कि इतना यंग आदमी, इतना एजेड और इतना बीमार, इतना ये, ना आवाज़ से पता लग रहा है ना बॉडी, मतलब अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ उसकी तारीफ करते थोड़ा, बट हाँ आई एम रियली हम्बल्ड एंड बहुत बहुत एहसानमंद हूँ मैं उन सब दर्शकों का जो इतना प्यार दे रहे हैं। आगे के प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं आपके? अभी एक मूवी शूट कर रहा हूँ जिसके बारे में बता नहीं सकता और एक पता चल पाया हमें? नहीं, एक और फिल्म है जिसके बारे में बता देता हूँ आपको। घोसला का घोसला। अच्छा जी, ये घोसला का घोसला 2 बन रही है, तो उसकी शूट चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में कभी आप रिलीज होगी उसकी। चलिए, तो अब लास्ट अपना सेशन रखते हैं, एक रैपिड फायर करते हैं। अच्छा ठीक है, तो दानिश इकबाल की फेवरेट बॉलीवुड मूवी कौन सी है? बॉलीवुड? मुगले आजम। फेवरेट एक्ट्रेस? पुराने बताऊं? मधुबाला। अभी में? यामी गौतम जी। सेफ खेल गए फिर से। नहीं, अरे आप हक देखा यामी गौतम जी की? हाँ जी बिल्कुल। क्या काम मुझे किया लगा घर का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, धुरंधर 2 का फेवरेट सीन? धुरंधर 2 का फेवरेट सीन एक मोमेंट है जहाँ पे संजय दत्त सर बैठे हुए हैं और उनके गोली उनके ग्लास में लगती है। हाँ, वो बड़ा प्यारा लगा मुझे मोमेंट। धुरंधर 2 का फेवरेट कैरेक्टर? ये तो पास है। हाँ। फेवरेट डायलॉग बड़े साहब का? मेरी तरह घूरता है, लंबा जाएगा। आपका गो टू प्लेस कहाँ है? गो टू प्लेस पहाड़। आपका फेवरेट दोस्त? मेरा फेवरेट दोस्त मैं खुद, मेरी तन्हाई। आपका फेवरेट खाना? मेरा फेवरेट खाना सभी कुछ है, मैं कुछ भी अच्छा बना के दो आप, खिचड़ी वो भी मैं बड़े प्यार से खाऊंगा। आई एम नॉट वेरी चूजी, कुछ भी दे दो आप। फैंस का सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट? आपको पहचान नहीं पाए। लास्ट की थिएटर या फिल्म? क्या बात कर दी आपने। प्यार। थिएटर मेरी मातृभूमि है और फिल्म जो है, क्या बोलूँ इसका जवाब क्या दूँ। फिल्म ने आइडेंटिटी दी है। तो एक कृष्ण जी को एक ने पैदा किया था, एक ने पाला था, तो ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए, दोनों ज़रूरी है, दोनों से प्यार है। बहुत शुक्रिया दानिश आपका। एक तो आपका बिजी बहुत चल रहा है स्केड्यूल, उस हिसाब से भी आप समय निकाल के आए, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतनी सारी बातें की, इतने मज़ेदार तरीके से बातें की, जहाँ पे आपकी भावनाएं थी उसको भी बहुत अच्छे से आपने व्यक्त किया। आपको बहुत शुक्रिया दानिश जी, और आपको आगे आने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।